हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और 2023 एग्ज़ाम के तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का जो 30 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज चला रहे थे, उसमें से मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे, और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज 13 नंबर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को सत्यापित करें। बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को बहुत बार टारगेट की है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो म्यू टू माइनस म्यू1 बटे आर यहाँ इजिकल टू म्यू टू माइनस म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे भी आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है, अर्थात सिद्ध करना है। तो आपको एक ही उद्देश्य रखना है कि हमें कुछ भी करना है, लेकिन म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर और म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू प्रूव्ड करना है। तो चलिए चित्र को समझते हैं। तो चित्र की सहायता से देखते हैं। तो चलिए, चित्र अब आपके सामने दिख रहा होगा, तो देखते हैं। तो मैंने एक अक्ष लिया है। क्या लिए हैं? अक्ष लिए हैं। एक एक्स अक्ष लिए हैं। इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो इसे कुछ भी लिख सकते हैं, इधर एक्स डैश, कुछ भी लिख सकते हो। इसे कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक अक्ष लिया है। इस अक्ष पर एक बिंदु क्या लिए हैं? ओ लिए हैं। एक बिंदु ओ लिए हैं जहाँ से आपतित किरण गोलीय सतह, ये क्या है? गोलीय सतह। क्या है? एक गोलीय सतह। इस पर बिंदु ओ से एक किरण क्या होती है? आपतित होती है, यानी आ रही होती है, जो कि बिंदु ए पर पहुंचती है। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। परावर्तन के बाद यहाँ पर इस तरफ हो जाता है। तो यहाँ आई, यानी आई क्या होता है? आपतन कोण, और परावर्तन कोण क्या होता है? आर होता है। तो अब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर आप प्रधान अक्ष पर कुछ समझ लीजिएगा। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ये पी क्या है? प्रधान अक्ष, यानी प्रधान अक्ष है पी। और यहाँ पर एन मैंने ये क्या किए हैं? कल्पना किए हैं। यहाँ जो ये आपको दिख रहा है वही है, सिर्फ इसे मैं वर्टिकल लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दो रेखा इस तरह है और इस तरह है। तो और ये क्या है? गोलीय सतह है, जो कि किरण इस पर आपतित हो रही है। इधर ये विरल माध्यम म्यू1 है और ये सघन माध्यम म्यू2 है। तो सघन माध्यम से क्या हो रहा है? ये रेखा जा रही है, और यहाँ से विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब गोलीय सतह पर आती है तो परावर्तन के बाद आई कोण बनाता है, तथा यहाँ से हम एक इसी तरह कल्पना करके यहाँ पर एक गामा किरण कोण यहाँ पर बनाता है। कहाँ? बिंदु सी पर गामा किरण कोण बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जो परेशानी होगा सिर्फ चित्र ही समझने में। यदि आप चित्र समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माना कि ये एक प्रधान अक्ष है तथा बिंदु ओ से प्रकाश की किरण गोलीय सतह, ये क्या है? गोलीय सतह पर जाता है, जिसके बाद परावर्तन के बाद आई कोण बनाता है। ये परावर्तन के बाद काल्पनिक परावर्तन होता है तो आई कोण बनाता है, तथा इसे हम कल्पना करके यहाँ पर बिंदु सी पर गामा कोण बनाता है। फिर यहीं से एक रेखा और मैं खींचता हूँ जो कि आई पर बीटा कोण का निर्माण करता है, जो कि सघन माध्यम म्यू2 में है, और ये क्या है? विरल माध्यम म्यू1। और हम अब
इसे क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ जो आपको दिख रहा होगा N से C तक, N से C के बीच की दूरी को मैंने R माना है, और I से N के बीच की दूरी को मैंने क्या माना है, तो V माना है। और यहाँ पर देखिए O से P के बीच की दूरी अर्थात N के भी बीच की दूरी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे -U लिखें। यहाँ पर होता है U, लेकिन मैंने -U क्यों लिखे, क्योंकि इधर आप ग्राफ जब बनाते होंगे तो दाएं साइड क्या होता है पॉजिटिव और बाएं साइड क्या होता है निगेटिव। तो आपको वहाँ से ध्यान लगाना है। तो इधर क्या हो जाएगा और क्या कह रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -U। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चित्र समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब मैं चित्र के ही सहायता से बढ़ूँगा और बढ़ने का प्रयास भी करूँगा। तो मैंने केस 1 यानी केस फर्स्ट में चला हूँ। तो त्रिभुज AON में हमें चलना है, तो 10 अल्फा बराबर। तो अब मैंने वहाँ चित्र से देख लेता हूँ त्रिभुज AO और N कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज AO और N कहाँ है, त्रिभुज AO और N ये त्रिभुज है जिसमें क्या कर रहा है 10 अल्फा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसलिए 10 अल्फा। तो 10 अल्फा बराबर 10 बराबर क्या होता है आप बताइए। 10 बराबर होता है P/B। क्या होता है P/B अर्थात लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कौन है, तो लंब क्या है AN, क्या है ये जो दिख रहा है AN। तो AN बटा आधार, आधार क्या है, तो ये है तो -U। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम केस 1 को देखते हैं। केस 1 में क्या कर रहा है, तो उसी तरह केस 1 में त्रिभुज AON में चले तो 10 अल्फा बराबर AN बटे ON। ON का मान क्या था, तो अल्फा बराबर AN बटे -U। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हम केस 2 में चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। और केस 2 में कहता है ANC में, त्रिभुज ANC में तो 10 गामा बराबर। तो त्रिभुज ANC में चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो मैं चित्र पर आ चुका हूँ। और त्रिभुज AN और C में, तो AN और C में तो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरह से कि त्रिभुज AN और C में। तो यहाँ पर भी 10 क्या था 10 गामा, क्या था 10 गामा। तो 10 बराबर क्या होता है 10 गामा बराबर या 10 बराबर 10 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, इसमें लंब क्या हो गया AN, तो AN हो गया और आधार क्या हो गया NC का मान क्या है मैंने आपको बताया था, तो NC का मान R है, क्या है R है। तो AN बटे R, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह त्रिभुज ANC में 10 गामा बराबर AN बटे NC हो गया और गामा बराबर AN बटे R। तो क्यों NC का मान क्या वहाँ पर था, तो R था, तो मैं R दे दिए और इसे इक्वेशन 2 मान लिए। तो चलिए अब केस 3 में चलते हैं, त्रिभुज AIN में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से 4 त्रिभुज बन रहा है, जो कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं त्रिभुज AN और I में चलूँगा, क्या AN और I में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो त्रिभुज AN और I में चल रहा हूँ। तो 10 यहाँ पर क्या है बीटा डिग्री का कोण बना रहा था 10 बीटा, क्या 10 बीटा। ये इसमें क्या बना रहा था 10 गामा, यहाँ पर गामा डिग्री कोण बना रहा था, इसलिए वहाँ पर गामा लिए थे। तो यहाँ क्या कर रहा है AN और I में, त्रिभुज AN I में, तो यहाँ पर बीटा डिग्री का कोण बना रहा था, बीटा लेंगे। तो 10 क्या बीटा, तो 10 बीटा 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा AN और आधार क्या हो जाएगा, इस पूरे के बीच की दूरी क्या है V है। तो AN बटे V, वो क्या है प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो त्रिभुज AIN में, तो AIN में 10 बीटा बराबर AN बटे NI, तो बीटा बराबर AN बटे
एन आई का मान क्या था वहाँ पर, तो भी था, तो भी आपको समझ में आया होगा। तो केस 4 में चलते हैं, ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में। तो चलिए त्रिभुज ए ओ सी में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए ओ और सी में, त्रिभुज ए ओ सी में। तो चलिए ए ओ सी में गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अल्फा, क्या अल्फा, अल्फा का मान जो होगा वो यहाँ पर क्या है, आर, यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर आर डिग्री का कोण बना रहा है। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, आर प्लस गामा, क्या हो जाएगा, आर प्लस गामा। तो आप इसे याद रखेंगे, आर प्लस गामा, गामा का चिन्ह ऐसे होता है, तो गामा आप ध्यान से दीजिएगा। तो आर प्लस गामा, तो आर प्लस गामा, तो हमें आर का मान निकालना है। तो आर हम इस साइड है तो इस साइड ही रहने देता हूँ, और यहाँ गामा है तो गामा, और ये अल्फा है तो अल्फा, और ये गामा इधर प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आर बराबर क्या हो गया, अल्फा माइनस गामा। तो अल्फा माइनस गामा का मान रख देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी मैं वही किए हैं। तो देखिए त्रिभुज ए ओ सी में, तो आई बराबर अल्फा प्लस क्या है, गामा। तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा। तो आई बराबर अल्फा का मान क्या है, तो चूंकि आई बराबर साइन आई आप स्नेल के नियम से जानते होंगे, तो यहाँ से वही मैं साइन आई बराबर साइन आई, और अल्फा का मान देखिए यहाँ पर क्या आया है, तो ए एन बटे माइनस यू। तो यहाँ पर ए एन बटे माइनस यू लिख दिए, प्लस क्या था, गामा, गामा का मान यहाँ पर क्या है, तो ए एन बटे आर। तो ए एन बटे आर लिख दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तो हाँ, तो यहाँ पर इसका अल्फा और गामा का मान रख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, ए एन है, तो मैंने ए एन कॉमन ले लिए, और यहाँ से क्या बच गया है, ए एन कॉमन ले लिए दोनों से, इससे भी और इससे भी, तो 1/-u 1/r। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप समझे होंगे, क्योंकि एन कॉमन ले लिए तो यहाँ भी एक बच गया, उसी को ब्रैकेट में लिख दिए। तो यहाँ पर कहता एगेन, अर्थात फिर से। तो त्रिभुज ए सी आई में, तो ए सी आई में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ए सी आई में। तो यहाँ पर दिख रहा है ए सी, यहाँ पर दिख रहा है ए सी और आई में त्रिभुज, ये है क्या, ए सी आई में, त्रिभुज ए सी और आई में। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको समझ आया होगा कि त्रिभुज ए सी आई किसे कहा जा रहा है। तो चलिए क्या कहता है एगेन, फिर ए सी आई में, तो गामा बराबर आर प्लस बीटा। तो गामा बराबर आर प्लस बीटा, जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया था। तो इस यदि गामा का मान हमें निकालना है, तो ये आर प्लस बीटा, यहाँ पर ये क्या है, आर, परावर्तन कोण आर और आपतन कोण यहाँ पर आई। तो यहाँ तो आर प्लस बीटा हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आर बराबर गामा बराबर आर प्लस बीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गामा है इधर ही बीटा प्लस में आएगा तो माइनस में। तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर गामा माइनस बीटा हो गया। चूंकि साइन आर बराबर क्या, आर बराबर क्या होता है, साइन आर, चूंकि ये क्या, कौन लॉ से, स्नेल के नियम से। और आई बराबर क्या होता है, साइन आई, ये भी स्नेल के नियम। तो आप याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पर आर जो है, इसलिए क्या दिए हैं, साइन आर। और गामा का मान क्या था, गामा का मान देख लीजिए यहाँ पर से। तो गामा का मान यहाँ पर क्या है, गामा का मान है ए एन बट्टे आर। तो ए एन बट्टे आर यहाँ पर रख दिए हैं। गामा का मान ए एन बट्टे आर, और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान ए एन बट्टे भी है। तो फिर इसमें भी मैंने ए एन कॉमन लिए, तो 1/r माइनस 1/v बच गया। तो चलिए अब मैं दूसरे स्लाइड पर जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब हम स्नेल लॉ से चलते हैं, स्नेल के नियम से।
तो स्नेल का नियम क्या होता है, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। इसे इक्वेशन 1 मान लिए हमने। और समीकरण 1 में sin i तथा sin r का मान रखने पर, चूँकि मैंने उस स्लाइड में sin i और sin r का मान निकाल चुके थे, तो जिसमें sin i का मान क्या था, तो an इंटू 1/-u प्लस 1/r। और तो मैंने इसका मान रख दिए हैं यहाँ पर sin i के जगह। इक्वल टू है तो इक्वल टू मैंने दे दिया, और μ2 है तो μ2 मैंने दे दिया, इंटू sin r का मान क्या निकाले थे, an इंटू 1/r माइनस 1/v। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन। तो दोनों तरफ an है और an है, तो इसे मैं कैंसिल कर दिया हूँ। और ये μ1 है, तो इसमें μ1 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। μ1 गुना 1/-1 तो μ1 माइनस u हो गया, और ये μ1/r हो गया और इक्वल टू μ2/r। इसे गुना आप कर लीजिए कि μ2 गुना 1/r तो μ2 हो गया, μ2 माइनस 1/v तो माइनस μ2/v हो गया। तो आप इसे आपको क्या ज्ञात करना था, μ2 माइनस μ1/r। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या आ रहा है, तो माइनस u में या r जो दिख रहा है, तो इसे आपको एक साइड करना है, और माइनस u और v को एक साइड करना है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो μ1/-u तो ये ऐसे ही है, और इधर जब μ2 माइनस μ1 है, μ2/v माइनस में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, μ2/v प्लस में इक्वल टू μ2। यहाँ से μ2/r था, तो ये μ2/r लिखा गया, और इधर प्लस में, इधर माइनस में क्या है, इधर प्लस में क्या है, μ2/r, तो इसे माइनस में μ2/r मैंने लिख लिया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि बता देना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़े, क्योंकि PDF आपको वहीं पर मिलेगा बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट का। और तो यहाँ से मैंने क्या किया, तो μ2 ये यहाँ वहाँ पर मैंने सीधा क्या करना था, तो सीधा मुझे ये करना था, तो μ2/v तो यहाँ पर क्या है, μ1/-u। तो इसे मैं सिर्फ इसको इस तरफ कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया, तो अच्छा लगने के लिए मैं ऐसे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी कर सकते हैं। तो μ2/v माइनस μ1/v, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर r दोनों में क्या है, तो r मैंने क्या एलसीएम हो गया, और μ2 माइनस μ1 आ गया, और इसे r हो गया, जो कि आपको प्रूव्ड हो गया, और आपको यही निकालना था। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।